बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान जो हालात पैदा हो चुके हैं, लग ये रहा है कि ये तीनों ममालिक इस वक्त जंग में कूदने वाले हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ वाना के अंदर जो दहशतगर्द कैडेट कॉलेज के अंदर घुसे हुए हैं उनको साफ करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो दिल्ली के अंदर लाल किले के पास धमाका हुआ है, वहां पर भी भारत के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन कंपनियां किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मोदी ने पैगाम दे दिया है कि जो भी इस षड्यंत्र के पीछे है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अब इसके अंदर लोग सोच रहे हैं कि भाई 24 घंटे हो गए हैं, आपने अभी तक ये क्यों नहीं बताया कि ये सारे का सारा मामला क्या है, इसमें किस किस्म का मवाद इस्तेमाल किया गया, कौन से लोग इसके अंदर मौजूद थे। लेकिन बिहाइंड द सीन एक पूरे का पूरा खेल तैयार हो चुका है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कि ये कह रहे थे कि काबुल पर अगर हमला किया जाएगा तो हम इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, अब इस्लामाबाद के अंदर भी एक खुदकश हमला हो चुका है जिसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली गई है। और पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने भी ये हमला किया है उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का पैगाम आ चुका है। तो क्या पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा है और क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ दोबारा पंगा लेने का फैसला कर लिया है? ये डेवलपमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि बिहाइंड द सीन इस वक्त क्या खेल खेला जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G11 जुडिशल कंपाउंड के अंदर सुबह 12:45 पर एक खुदकश हमला होता है। फुटेजेस हमारे सामने आ चुकी हैं। वहाँ पे खुदकश हमला आवर पहले इंटर होने की कोशिश करता है जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, लेकिन वो दाखिल नहीं होने दिया जाता। उससे पूछा जाता है कि आपने कौन सी अदालत में जाना है। उसके बाद वो जवाब देने से कासिर होता है और उसको फिर इंटर होने से रोक लिया जाता है। उसके बाद वो तकरीबन 15 मिनट तक इंतज़ार करता है और उसके बाद वहाँ पे खड़ी हुई मोबाइल वैन, जो पुलिस मोबाइल वैन थी, उसके पास जाके हमला कर देता है, यानी कि खुदकश हमलावर जो है वो धमाका कर देता है। कहा यह जा रहा है कि 12 अमवात और 20 से ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास मुतनाज़िया खबरें भी आ रही हैं कि शायद एक मोटरसाइकिल को उस मोबाइल वैन के साथ टकराया गया। बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये फितना अल ख्वारिज, भारत की प्रॉक्सीज और अफ़गानिस्तान से इनके रवाबित है। हम ये देख रहे हैं कि कई अकाउंट्स जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, और वो कभी सराजुद्दीन हक्कानी की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जगह जगह अपने अकाउंट्स को जो है वो शेयर करते हैं, और उसके बाद ये सारे के सारे वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, और कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पे कुछ रिजल्ट काबुल से भी आने वाले हैं, और इस वक्त तीनों ममालिक के जो दारुल हुकूमत हैं वो एक तरह से आग की लपेट में है। इसके साथ ही दूसरा वाक़या पेश आता है, और ये पीर की शाम को वाना कैडेट कॉलेज जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर पेश आता है, जिसमें धमाका खेज़ मवाद से भरी जो गाड़ी है वो जाके पहले उसके गेट से टकराती है, और वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। अगर आप इस मैप को देखें तो जो शुरू का जो इंट्रेंस गेट है वो कोलैप्स हो चुका है। उसके बाद एक और गेट आता है, वहाँ पे घेरे के अंदर मौजूद है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक लाता है, जबकि बिल्कुल पीछे जाके देखें तो वहाँ पे कैडेट्स का हॉस्टल है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त दहशतगर्दों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन जारी है, और कहा जा रहा है कि किसी भी लम्हे आपके पास ये खबर आने वाली है कि वहाँ पे वाना कैडेट कॉलेज को फितना अल ख्वारिज से खाली करवा दिया गया है, यानी कि पाक कर दिया गया है। जबकि वहाँ पे 650 लोग मौजूद थे, जिनमें से ये कहा जा रहा है कि 525 से 537 के करीब कैडेट्स थे, और बकाया 40 टीचर और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था। और उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि उन सब को, जो रिपोर्ट्स हमारे पास अभी तक आई हैं, उन सब को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो दहशतगर्द वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं वो फुटेजेस बना बना के भेज रहे हैं, और जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनसे हमें ये खबरें मिल रही हैं कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में हैं।
اب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی یہ معاملہ شروع ہوتا ہے 3 کیجولٹیز ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد سے اب تک کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن کچھ رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ 9 کے قریب زخمی بھی ہیں جن کی عمریں 19 سے 22 سال کے درمیان بتائی جاتی ہیں، اور ابھی تک دہشت گرد جو ہیں وہ اندر موجود ہیں اور ان کے پاس سنائپر رائفلز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس کئی فوٹیجز ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں بچوں کو اتارا جا رہا ہے سیڑھی کے تھرو، جو کمپلیکس ہے کیڈٹس کا وہاں سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں کہ آرمڈ وہیکل کی آڑ میں اپنے آپ کو بچا کے کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے وہ گزر رہے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کچھ کمروں کی فوٹیجز بھی اندر سے جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ دہشت گردوں نے افغانستان میں بھیجی، جو وہاں سے ہی اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں نقصان، تو نقصان ابھی تک 3 لوگ اور 2 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور زخمیوں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید 9 سے 10 کے قریب وہاں پہ زخمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ لال قلعے کے پاس چاندنی چوک کے قریب ہوا، وہاں پہ بھارت کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور مودی اس حوالے سے اپنا بیان دے چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، ایجنسیاں اس سازش کا یعنی کہ اس شڑینتر کا تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہوں گے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی مودی انگلش میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور پاکستان کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ کمپنیاں اور یہ ایجنسیاں جو ہیں اپنا سارے کا سارا تفتیش تک پہنچیں گی، کوئی نیا اعلان بھارت کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ اعلان کن انفارمیشن کی بیس پہ کیا جائے گا؟ کل سارا دن بھارتی میڈیا کے اوپر یہ خبر چلتی رہی کہ 4 ڈاکٹر 5 ڈاکٹروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ جیش محمد سے رابطے میں تھے، اور ایک بڑی یعنی کہ آئی ڈی کی کمپین دہلی کے اندر چلانے والے تھے، اور کئی دھماکے وہاں پہ ہونے تھے۔ اب یہ جو لال قلعے کے پاس نیو دہلی کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے یا دھماکہ ہوا ہے، اس میں 13 لوگوں کے مارے جانے کی خبریں ہیں، جبکہ 24 سے زیادہ زخمی ہیں، جن میں 6 بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ اب ایک دن پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر جو پولیس ہے اس نے ہریانہ ایس ٹی ایف کے ساتھ جیش محمد کا پلان کو ایکسپوز کیا، اور آئی ای ڈیز جو ہیں ان سے ریکور کی۔ ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، جس کے اندر داؤج ولیج کے اندر فرید آباد کے اندر 360 کلو گرام جو ہے لائیو ایکسپلوزیو جو ہے وہ حاصل کیا گیا، جبکہ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ وہ شاید امونیم نائٹریٹ تھا، اور اس کے ساتھ ہی 2 AK رائفلز اور 64 ٹائمرز جو ہیں وہ وہاں سے ریکور کیے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اوورال 2900 کلو گرام آئی ڈی کا میٹیریل جو ہے ان سے نکلوایا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ڈاکٹر مزمل شکیل آف پلوامہ، ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر سے یہ سارے کے سارا مٹیریل ملا ہے۔ اس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر عادل احمد کو، جو کہ کلگام سے جن کا تعلق بتایا جا رہا ہے کشمیر سے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہین شاہد، یہ ایک خاتون ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی سے ایک AK-47 رائفل برآمد ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو گاڑی تھی سلور I-20، یہ انہوں نے کسی ڈاکٹر سے لے کے، جس کا الزام لگایا جا رہا ہے مبینہ طور پہ، اس کو دی تھی۔ اب وہ بھی میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں، میرے پاس آگے موجود ہے۔ اب اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بگیسٹ کوارڈینیٹڈ اٹیک اور سٹرائک تھی نیو دہلی کے اوپر 26/11 کے بعد، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس حوالے سے بہت سی وہیکلز کو وہاں پہ پکڑا گیا ہے، اور ریل گاڑی کے اندر تلاشیاں لی جا رہی ہیں، اور بہت کچھ اس وقت جو ہے مہاراشٹرا کے اندر، اتر پردیش کے اندر اور نیو دہلی کے اندر بہت ہی سخت سیکیورٹی کی جا رہی ہے، اور ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ اب ڈاکٹر شاہین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت مومنات کی سربراہ تھیں، جس کا تعلق جیش محمد کی جو وومن ونگ ہے ان کے ساتھ تھا، اور یہ کسی سعدیہ نامی خاتون کے ساتھ رابطے میں تھیں، جو مبینہ طور پہ جو مسعود اظہر کے بھائی کی بیوی ہیں، اور جو کہ جیش محمد کے چیف ہیں یعنی کہ مولانا مسعود اظہر۔ اب ان کے اوپر انہوں نے تانے بانے ملا دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر ہمیں خبر ملتی ہے کہ ڈاکٹر محمد عمر جو ہے اس کو اس گاڑی کے اندر دیکھا گیا ہے، اور اسی نے یہ حملہ کیا ہے، اور اس کا تعلق بھی انہی کشمیر سے ہے، اور انہی ڈاکٹروں سے ان کا تعلق
ताल्लुक है, तो पूरे का पूरा ग्राउंड जो है वो इस वक्त बना दिया गया है। सोशल स्टोरीज शेयर की जा रही हैं कि जनाब अशोक कुमार था, बेचारा अपने घर का वाहिद कफील था, इसके बड़ा भाई जो है उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, यही सारे का सारा काम करता था, ये इसमें मारा गया। इसी तरह हर विक्टिम के घर से एक सोशल स्टोरी लेके पूरा माहौल बनाया जा रहा है कि इसके जिसने भी इसको किया है उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। अब जिसने भी किया है वो तो आपको पता है कि भारत की एजेंसियों ने खुद ही नतीजा निकालना है, मोदी के कहने पे वो निकाल लेंगे। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेजेस भी शेयर की जा रही हैं कि किस तरह वो गाड़ी मस्जिद के सामने खड़ी रही, उसके साथ ही और भी इस तरह की चीज़ें करके एक कंपेन बनाई जा रही है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों के ऊपर सख्त मॉनिटरिंग की जाए और उनको जो है ऐसे ना जाने दिया जाए और एजेंसियों का उनके ऊपर सख्त जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। इसके साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल जो कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर जिसके घर से 370 केजी आरडीएक्स मिला है, उसके भाई के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। डॉक्टर ये जो पकड़ा गया है उमर नबी, इसकी फैमिली के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब वो तो बच्चों से बहुत ज़्यादा खेलता था, वो तो बड़ा मासूम था, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता कि क्या वाकई इन्होंने ये हरकत की है या नहीं की। लेकिन भारतीय मीडिया इनको कसूरवार ठहरा चुका है। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे सियासी खेल भी चल रहा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब वो तो मस्कत जा रहे हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। जो उनकी प्रियंका गांधी हैं वो न्यूयॉर्क जा रही हैं। मोदी के बारे में कहा जा रहा है जी ये तो विजिट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले को सियासी खेल के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में सोशल मीडिया पे पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा है और फेक न्यूज़ बना बना के डाली जा रही हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो टिकट होल्डर्स हैं असम्बली के, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस अटैक के पीछे है और पाकिस्तान ने जो अफगान के मास्टर हैं उनको सबक सिखाया है और पाकिस्तान ने उनको सज़ा दी है। जबकि ये सारी की सारी फेक न्यूज़ है और एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान को किसी भी हवाले से इसमें एंगेज किया जाए। अफगानी अकाउंट्स यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी और बिस्मिल्लाह की जो पोस्ट हैं ये सारी की सारी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो कुछ भी हुआ इसके बारे में अफ़गानिस्तान के अंदर पहले ही खबर पहुंच चुकी थी। अब इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने आ रही है, स्टैट्स आना शुरू हो गए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी और बीएलए के 58 तरबियती मराकज़, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स, रिहायशी ठिकानों की शनाख्त जो है वो दी है। लेकिन काबुल इंतज़ामिया को पूरा इसके हवाले से इल्म भी है, लेकिन वो कोई इक़दाम करने की कोशिश नहीं कर रहे। 2021 में अफ़गान तालिबान आए थे, 207 हमले हुए। अगले साल 2022 में 262 हमले हुए। 2023 में ये 306 हमलों पर हो जाता है और हम ये देख रहे हैं कि 2024 के अंदर 1099 हमले और अब जो मौजूदा साल है 2025 का, इसमें तो इंतहा हो चुकी है और बेतहाशा हमले इसमें हो चुके हैं। हम ये देख रहे हैं कि जून 2025 के अंदर जो इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक 4000 जंगजू, 172 तश्कीलें खैबर पख्तूनख्वा केपीके के अंदर अफगानिस्तान से दाखिल हुई, जबकि 36% जो इजाफा देखा जा रहा है। जंगजुओं की तादाद में 48% इजाफा आ चुका है और जो बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है वो सारे का सारा जाबुल, पख्तिया, कंधार, हलमद और निमरोज से किया जा रहा है और 83 तश्कीलें और 1200 जंगजू जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। 135 अफगान शहरियों को हलाक किया जा चुका है और अब तक 267 अफगान बशिंदों की शनाख्त हो चुकी है और उनकी हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि इसके पीछे फितना अल ख़ारिज और भारत की प्रॉक्सीज़ हैं। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का बयान भी बड़ा सख्त बयान इस हवाले से आया हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि अगले आने वाले 12 से 24 घंटे इंतहाई अहम हैं और पाकिस्तान और भारत से कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो कि इस खित्ते का अमन उजाड़ने के लिए काफ़ी होंगे। अब इस वक्त तमाम की तमाम दुनिया की नज़रें साउथ एशिया पर लगी हुई हैं कि क्या भारत अब पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या पाकिस्तान अब काबुल पे हमला कर सकता है। ये जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं इनके पीछे छुपे हुए जो हाथ है, क्या वो अपने मकासद में कामयाब हो पाएंगे और अब पाकिस्तान की रियासत इस हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रही है। बहुत ही नाजुक वक्त इस हवाले से चल रहा है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।